हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिट टू लर्न में हार्दिक स्वागत है। जैसे मैंने पिछले 3-4 वीडियो बनाए हैं क्षेत्रमिति पर और आप सभी ने उन वीडियो को बहुत प्यार दिया, सपोर्ट किया और ऐसे ही जो आगे मैं वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर, उन सभी को सपोर्ट करते रहना। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने मेरे को कमेंट बताया था कि सर ये वाला टॉपिक स्टार्ट कीजिए, मैसेज किए थे मुझे। तो मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों की डिमांड पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस आज का टॉपिक रहेगा हमारा नया, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस? बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे इसको, बिल्कुल जीरो लेवल से। धीरे धीरे इसको हाई लेवल पर ले जाएंगे। पहले बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहले मतलब समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग क्या होता है, फिर कुछ फॉर्मूले देखेंगे, फिर उन फॉर्मूलों को कैसे एलिमिनेट करना है और कैसे ट्रिक से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मतलब जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस हम डिस्कस करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। पहले तो ऐसा नहीं था। जब पहले अगर मैं बात करूं पुराने ज़माने की, 1600 या 1700 सेंचुरी की बात अगर मैं करता हूं, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्यों नहीं था? पहले ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं था? क्योंकि पहले हमारे पास जो ट्रेड करने का जो तरीका होता था वो कैसा होता था? बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम कौन सा था पहले ट्रेड करने का? ट्रेड करने का सिस्टम होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई एक चीज़ के बदले आपसे कोई दूसरी चीज़ लेता हूँ, जैसे अगर मैं आपको घोड़ा बेचता हूँ तो उसके बदले गाय लेता हूँ, या भैंस बेचता हूँ तो उसके बदले बकरी लेता हूँ। तो मतलब एक के बदले, जैसे चावल अगर मैंने बेचा किसी को तो उससे मैंने क्या ले लिया? गेहूँ ले लिया। मतलब चीज़ों का आदान प्रदान हुआ करता था पहले। बार्टर सिस्टम बोलते हैं इसको, जब चीज़ों का आदान प्रदान होता था। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोगों को चीज़ों की समझ होने लगी कि क्या होने लगा कि एक के पास वो चीज़ कम होने लगी और दूसरे के पास ज़्यादा होने लगी। तो जिसके पास ज़्यादा होने लगी चीज़ें, तो उसने क्या सोचा, क्यों ना अपनी चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना उन पर प्रॉफिट कमाया जाए। तो जिसके पास चीज़ें कम होती थी और जिसके पास ज़्यादा होती थी, वो क्या करता था? उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसको चीज़ें ज़्यादा रुपयों में बेचना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसको ज़्यादा 120 में बेचना स्टार्ट कर दिया। या किसी के पास गेहूँ ज़्यादा हो गए और उसके पास चावल कम है, तो चावल और गेहूं की कीमत में क्या कर दिया? डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया। पहले बार्टर में क्या था? चीज़ें बराबर होती थी। जैसे ये लोगों को समझ आने लगी क्यों ना प्रॉफिट कमाया जाए चीज़ों पर, तो अपनी चीज़ें प्राइस, उनका चीज़ों का प्राइस क्या करते चले गए? लोग बढ़ाते चले गए। तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है तो लॉस का भी कॉन्सेप्ट आ गया। अगर एक कोई फ़ायदा कमाएगा तो दूसरे को क्या होगा? नुकसान होगा। सपोज़ कर लो मैं मार्केट गया, दुकान में मार्केट गया और कुछ सामान खरीदने गया। अब सामान की कीमत थी 100 रुपये, मतलब वास्तविक कीमत जो थी उस सामान की 100 रुपये थी। और दुकानदार क्या चाहता है? जब भी दुकानदार मेरे को सामान बेचेगा तो उसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा, मेन पर्पज़ क्या रहेगा उसका? कि वो उस पर प्रॉफिट ले। मेन पर्पज़ क्या रहेगा वो उसका? कि वो उस पर प्रॉफिट ले। और प्रॉफिट कैसे ले सकता है? जब वो उस आर्टिकल को, उस वस्तु को मेरे को ज़्यादा रुपये में बेचेगा। अगर वो 100 रुपये का आर्टिकल था और वो उसको मेरे को 20 रुपये ज़्यादा में बेच देता है, यानी 120 में बेच देता है, तो उसको कितने का फ़ायदा हो गया? 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। यानी अगर उस आर्टिकल की कीमत थी 100 रुपये और वो उसको 20 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, तो यानी कितने का फ़ायदा ले लिया उसने? 120। कितने का फ़ायदा हो गया? 120 में बेच दिया तो कितने का फ़ायदा हो गया? 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो दुकानदार ने क्या सोचा कि मुझे फ़ायदा होना चाहिए। अब ये वाला जो पर्सन है, अब इसने 120 में ख़रीदा है इसने, तो ये भी अगर दूसरे को वो सामान खरीदेगा, जैसे कोई भी चीज़ बनती है तो पहले मैन्युफैक्चर होती है प्रोडक्शन प्लांट में, फिर डीलर लेता है, वहाँ से डीलर लेता है, फिर होलसेलर लेता है, फिर रिटेलर लेता है। तो सभी क्या करते हैं? सभी अगर सामान खरीद रहे हैं तो क्या करेंगे? सभी अगर सामान खरीद रहे हैं तो अपने अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। डीलर कुछ पैसे बढ़ाएगा, होलसेलर कुछ पैसे बढ़ाएगा, रिटेलर कुछ पैसे बढ़ाएगा, तब जाकर क्या होगा? जो कंज्यूमर हैं, जो ग्राहक हैं, उन तक वो वस्तु पहुँचेगी। अगर 100 रुपये की कीमत थी, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने बना दी कि मेरे पास तो ये 100 रुपये की है। डीलर ने, इस मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? इसको 100 रुपये में बेच दिया। अब डीलर क्या करेगा कि मुझे फ़ायदा होना चाहिए, तो ये क्या करेगा? इसको 5 रुपये में ज़्यादा में होलसेलर को बेच देगा, यानी 105 में बेच देगा। अब होलसेलर क्या करेगा? इससे मुझे भी फ़ायदा होना चाहिए,
क्योंकि सभी फायदे के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो प्रॉफिट के लिए ही करता है, अगर कोई शॉप खोलता है तो प्रॉफिट के लिए ही शॉप खोलता है। तो जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो शॉप खोलने का फायदा क्या होता है कि नहीं। तो ये भी क्या सोचेगा कि मुझे प्रॉफिट हो, इसके बाद ये इसको 110 में बेच देगा। अब 110 ग्राहक के लिए अब वो कितने की पड़ रही है, 110 की पड़ रही है। अब 110 की पड़ी तो ये ग्राहक को कितने में बेच सकता है, 10 रुपये फायदा कमा कर कितने में बेचेगा, 120 में बेच देगा। तो रिटेलर को फायदा कितने को होगा, 110 की खरीद के लेकर आया, 10 रुपये में 10 रुपये प्रॉफिट में क्या कर दी, उसको बेच दी, तो फायदा कितने का ले लिया, 10 रुपये का उसने फायदा ले लिया। यानी हर इंसान इस दुनिया में किस लिए काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस में दो टर्मिनोलॉजी या तीन टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, 2 या 3 टर्मिनोलॉजी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक आती है सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। एक आता है एसपी, इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और एक आता है एमपी यानी मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिस पर वस्तु जो दुकानदार है वो खरीदता है, यानी क्रय मूल्य इसको बोलते हैं। जिस वस्तु को जिस मूल्य पर दुकानदार खरीदेगा वो क्या कहलाता है, उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। दूसरा आता है सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर दुकानदार वस्तु को बेचेगा वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। जिस मूल्य पर दुकानदार वस्तु को बेचेगा वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। और मार्क प्राइस क्या रहता है, अंकित मूल्य, या मार्क प्राइस को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य या वास्तविक मूल्य। अब मार्क प्राइस क्या रहता है कि वस्तु पर जितना मैक्सिमम प्राइस हम मार्क कर सकते हैं। यानी अगर मैं नमक की थैली लेने जाता हूँ, 1 किलो नमक की थैली लेने जाता हूँ तो उस पर प्राइस क्या रहता है, 20, मार्क प्राइस क्या रहता है, 20। अब दुकानदार उससे ज़्यादा मेरे से प्राइस नहीं ले सकता मार्क प्राइस से। अगर वो ऐसा करता है तो ये उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है। मार्क प्राइस क्या रहता है, वह अधिक से अधिकतम प्राइस जिससे ज़्यादा जो दुकानदार है हमसे मूल्य नहीं ले सकता, ठीक है। इससे कम ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता वो, ठीक है। अब देखो कैसे इसमें प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखो हमें कुछ फॉर्मूले देखने हैं यहाँ पर कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ कि प्रॉफिट क्या होगा, दूसरा लॉस क्या होगा। 2 टर्म आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की ही बात करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा, कोई बता सकता है प्रॉफिट क्या होगा, आप खुद ही सोचिए प्रॉफिट क्या हो सकता है। अगर दुकानदार ने कोई चीज़ खरीदी है, जैसे मान लो 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीद कर लेकर आया, तो उसके लिए क्या हो गया, सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब वो क्या चाहता है, उस पर प्रॉफिट चाहता है। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा उसको, जब वो उससे अधिक मूल्य लेगा। यानी अगर 10 रुपये की वस्तु थी उसमें 2 रुपये उसने मिला दिए तो वो क्या बन जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो जो 2 रुपये वो उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट में क्या रहता है, हमेशा सेलिंग प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट में क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। उसके बाद अगर लॉस की बात करूं, मैं 10 रुपये की वस्तु लेकर आया हूं और मैं उसको 10 से ज़्यादा में नहीं बेच पा रहा हूं, तो ग्राहक उसको कम में लेकर जाएगा। मतलब ग्राहक उसको 10 रुपये से ज़्यादा मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है, 10 भी देने के लिए तैयार नहीं। वो क्या सोचता है कि इसका मूल्य 10 हो ही नहीं सकता, तो वो आपसे 9, 8 ऐसे खरीदेगा, है कि नहीं। कभी कभी नुकसान भी होता है ग्राहक को, दुकानदार को। ग्राहक क्या चाहता है, फ़ायदा चाहता है। ग्राहक भी अगर सामान लेने जाता है तो फ़ायदा सोच कर ही जाता है कि फ़ायदा आ जाए। जब तक ये मार्क प्राइस नहीं आया था तो इसी तरह से चलता था मामला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है यानी जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, सेलिंग प्राइस से। यानी जो मूल्य को मैं खरीदूंगा वो ज़्यादा हो जाएगा बेचने वाले मूल्य से, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट की बात करता हूँ तो अगर मैं वस्तु 10 रुपये में खरीद कर लेकर आता हूँ और उसको 12 में बेच देता हूँ तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 रुपये का।
इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि मैंने वस्तु 10 में खरीदी है लेकिन उसको मैं 10 से ज़्यादा नहीं बेच पाया, कितने में बेचा, 8 रुपये में बेचा, तो 10 रुपये से 8 गया तो कितने का लॉस हो गया, उसको 2 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, कितने रुपए का लॉस हो गया, 2 रुपये का लॉस हो गया। इतनी बात समझ में आई कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर ये समझ में आ रहा है तो वहाँ पर बैठे हाँ या ना कीजिए थोड़ा सा, क्यों ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर जब भी वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा सोचकर बनाता हूँ कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे मुंह से ये निकल के ये हमेशा आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो वहाँ पर बोला करिए कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि मैं आपकी हाँ ही सुनूंगा, ना तो सुन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं समझाने के लिए बैठा हूँ तो मैं आपको समझाऊंगा। अगर ना समझा पाए तो मेरा फिर क्या फ़ायदा यहाँ आने का। ठीक है, तो हमेशा वहाँ हाँ ही बोलनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं कि प्रॉफिट बताओ और लॉस बताओ, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा क्या वो आपको? बिल्कुल नहीं पूछेगा। ये 5वीं 6वीं में पढ़ते हैं हम इसमें कि बताओ कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है तो प्रॉफिट बताओ, कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है तो लॉस बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा, यहाँ से प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना वो आपसे पूछेगा। तो हमने फॉर्मूले क्या पढ़े हैं, अब इनको मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। फॉर्मूले पढ़े हैं कि P बराबर होता है SP माइनस CP और L बराबर हो गया, लॉस बराबर हो गया CP माइनस SP। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज और मुझे चाहिए लॉस परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, कैसे निकालेंगे लॉस परसेंट, कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर जब भी हम प्रॉफिट और लॉस को निकालते हैं तो हमेशा याद रखना प्रॉफिट और लॉस किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकाला जाएगा, CP पर, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इतनी बात समझ में आई? जब तक कि वो क्वेश्चन में नहीं बोले कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे निकालो या मार्क प्राइस पे निकालो, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तब तक हम प्रॉफिट और लॉस को किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा कि मुझे P का प्रॉफिट हुआ किससे, CP पर, तो बट्टे में CP और इनटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए। उसके बाद मुझे L का लॉस हुआ किस पर, CP पर, और इनटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि मुझे लॉस किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका P बट्टे CP इंटू 100 और लॉस परसेंट हो गया L बट्टे CP इंटू 100। ये दो बात समझ में आई कि प्रॉफिट परसेंट बराबर P बट्टे CP इंटू 100 और L परसेंट बराबर L बट्टे CP इंटू 100। अब तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, 4 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, एक प्रॉफिट का, एक लॉस का, एक प्रॉफिट परसेंटेज का और एक लॉस परसेंटेज का। इसके बाद बात होती है आपकी कि बताओ कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे और सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे। अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको CP निकालने को बोल रहा है और उसने दे दिया कि सेलिंग प्राइस ये है और प्रॉफिट परसेंटेज ये है, या सेलिंग प्राइस ये है और लॉस परसेंटेज ये है, तो बताओ CP क्या होगी। तो CP कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कि आपको जब भी CP निकालनी हो तो SP इंटू 100, SP इंटू 100 और डिवाइडेड बाय, अगर प्रॉफिट दे रखा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस दे रखा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इसी से अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट माइनस लॉस परसेंट और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। ये किसका फॉर्मूला हो गया, CP का फॉर्मूला हो गया, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, SP का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, ये किसके फॉर्मूले हो गए, CP और SP के। ठीक है, तो ये तो रही 6 फॉर्मूलों की बात। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं ये फॉर्मूले यूज़ नहीं करूँगा। जहाँ पर थोड़ी बहुत, जहाँ पर फॉर्मूले से क्वेश्चन जल्दी हो रहा है वहाँ पर फॉर्मूले यूज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादातर 90%, 90 से 95% जो क्वेश्चन रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, वो हम किससे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। और वो ट्रिक क्या लगेगी वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, CP और SP, इतना समझ में आया? जी सर बिल्कुल आ गया। अब आगे बढ़िए। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज, एकदम अच्छे लेवल की। तो देखिए
अब होती है बात मार्क प्राइस की। ये मार्क प्राइस वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, ये मार्क प्राइस वाला कॉन्सेप्ट कैसे आ गया? मार्क प्राइस का मतलब क्या है कि दुकानदार इस मूल्य से ज़्यादा मूल्य नहीं ले सकता, लेकिन इंडिया में ऐसा हो रहा है, इंडिया में ऐसा हो रहा है, इस मूल्य से ज़्यादा भी प्राइस ले लेते हैं कभी कभी दुकानदार। अभी मार्च अप्रैल के महीने में आपने देखा होगा मास्क जो 10 रुपये 20 रुपये के मिलते हैं उसके लिए लोगों ने 100 रुपये खरीदे हैं, इंडिया में ऐसा हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने रूल क्या बनाया है कि जो मार्क प्राइस हमने फिक्स कर दी है उससे ज़्यादा प्राइस कोई भी दुकानदार नहीं ले सकता है, सीधी सीधी बात है। तो मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट आया कैसे, दुकानदार के लिए मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट कैसे आया? एक तो सीधा सीधा बात हो गई, मार्क प्राइस कैसे आया कि जब मार्क प्राइस वाला कॉन्सेप्ट नहीं था तो जो दुकानदार हुआ करते थे, जो बेचने वाले होते थे, वो क्या करते थे, किसी भी वस्तु का मूल्य अंधाधुंध लेते थे कस्टमर से। यानी अगर 10 रुपये की चीज़ है उसको 20 25 कुछ भी मन में आए उतना ले लिया। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा अपना जो लेडीज़ हैं वो मार्केट में जाती हैं तो उनको पता है बार्गेन करने की आदत रहती है। कोई भी सामान अगर उसने बोला 100 रुपये का तो 100 रुपये तो देकर ही नहीं आएंगी वो उसके, कुछ ना कुछ भाई 100 में नहीं 98 में दो, या 1 या 2 रुपये जब तक वो कम ना करवा लें तब तक क्या होगा, उनको खुशी नहीं मिलती है औरतों को। तो उनको ध्यान में रखकर दुकानदारों ने क्या सोचा कि पहले मूल्य बढ़ा दो इसका, पहले क्या कर दो, मूल्य बढ़ा दो। 50 रुपये की वस्तु है तो उसका पहले ही मूल्य कर दो 100 रुपये। अब अगर कोई भी आएगा मूल्य कम करवाने के लिए, कितना मूल्य कम करवाएगा हमसे? 10 रुपये 20 रुपये आराम से कर देंगे। नाटक ऐसे करेंगे कि हमें बड़ा दुखी हो रही है बहन जी, आपके लिए हमने किया है और किसी को मत बताना। लेकिन उसका मूल्य वास्तव में 50 रुपये और उसको 100 रुपये बढ़ाकर कर दिया है और 80 रुपये में हम खरीद कर लेके आ जाते हैं और इतने खुश होते हैं कि हम क्या तीर मार कर आ गए हैं, है कि नहीं? 80 रुपये में लेकर आ गए, लेकिन दुकानदार मन ही मन खुश हो रहा है, भाई 30 रुपये का फ़ायदा मैंने कमा लिया है आपसे, ठीक है। और आप 20 रुपये में खुश होकर आ गए कि 20 रुपये का मैं वहाँ पर दुकानदार से कम करके आ गए। तो मार्क प्राइस पर जो ये कमी जो दुकानदार करता है उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंट बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। जो कमी दुकानदार करता है अपने मार्क प्राइस पर उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, ठीक है। बट्टा या छूट भी बोल सकते हैं इसको, छूट, ठीक है। मार्क प्राइस पर जो हमें छूट मिलती है वो क्या कहलाती है? डिस्काउंट, बट्टा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि मुझे डिस्काउंट बताओ, डिस्काउंट क्या है, तो मार्क प्राइस पर मैंने छूट देकर सामान को बेचा तो बेचने वाला मूल्य तो सेलिंग प्राइस हो गया। तो एमपी में से अगर मैं एसपी घटा दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है और जिस पर मैंने बेचा है उन दोनों का अंतर अगर ले लूँ तो क्या निकल कर आ जाएगा? डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा कि इतने रुपये का आपको डिस्काउंट मिला। अगर वस्तु 100 रुपये की थी, अगर वस्तु का जो एमआरपी है वो 100 रुपये है और मैं उसको 80 रुपये में क्या कर देता हूँ? बेच देता हूँ। 100 रुपये अगर वस्तु का मूल्य है, एमआरपी है, और 80 रुपये में उसको बेच रहा हूँ तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? 20 रुपये का क्या हो जाएगा? आपका डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट की बात समझ में आई। लेकिन क्या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्काउंट निकालो? आपसे क्या पूछेगा? बताओ कि डिस्काउंट परसेंटेज में क्या निकालो, डिस्काउंट परसेंटेज में क्या है। तो डिस्काउंट को परसेंटेज में अगर देखते हैं हम तो कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट अगर भाग लगा दिया जाए डिस्काउंट में, किसका? एमपी का, क्योंकि हम डिस्काउंट किस पर निकाल रहे हैं? एमपी पर। और डिस्काउंट मिलता किस पर है? एमपी पर। प्रॉफिट हमें मिलता था सीपी पर, डिस्काउंट किस पर मिल रहा है? एमपी पर। तो डिस्काउंट बट्टे एमपी और इनटू क्या कर देंगे? 100। ये क्या हो जाएगा? हमारा डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमने कुल कितने फॉर्मूले पढ़े हैं अब तक इसमें? पहला प्रॉफिट का, दूसरा लॉस का, तीसरा प्रॉफिट परसेंटेज का, चौथा लॉस परसेंटेज का, पांचवा सीपी निकालने का, छठा सेलिंग प्राइस निकालने का, सातवां डिस्काउंट निकालने का और आठवां डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ से सीख लिया है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये 8 फॉर्मूले हो गए। 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया जाए और सेलिंग प्राइस दे दिया जाए तो एमपी कैसे निकालते हैं? तो एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? जो हमारा क्रय मूल्य का था, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? मार्केट प्राइस। और यहीं से अगर आपको सेलिंग प्राइस भी निकालना है तो एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 100।
तो इससे क्या निकाल लेंगे हम, अपना सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो टोटल हमने अब तक 10 फॉर्मूले पढ़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इन 10 फॉर्मूलों को एक बार याद कर लेना। क्या कर लेना, याद कर लेना। इनका यूज़ हम बहुत कम करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ लेता है, घर में कोई पूछ लेता है, या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को करने का, ट्रिक से तो आप कर लोगे, या ट्रिक अगर भूल गए तो क्या काम आएगा, फॉर्मूला काम आएगा हमारे। ठीक है, तो किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको बताना होगा तो ये फॉर्मूले काम आएंगे। ठीक है, फॉर्मूले से हम क्वेश्चन बताएंगे उसको, ट्रिक तो फिर हम बताएंगे। ट्रिक से तो करना ही है क्वेश्चन, क्योंकि समय को अगर बचाना है तो ट्रिक हमारे पास होनी ही चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल शानदार तरीके से। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं कुछ परसेंटेज के बारे में बता देता हूँ कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो भी प्रॉफिट परसेंट देगा, लॉस परसेंट देगा, वो सब परसेंटेज में रहेगा। जैसे प्रॉफिट हुआ 10% का, लॉस हुआ 20% का, इस तरह से डिस्काउंट दे दिया 15% का। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। तो मैं कुछ पहले आपको बता देता हूँ कुछ परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज क्या होती है आपको पता ही होगा। परसेंटेज क्या होती है, ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह से जानेंगे परसेंटेज के बारे में, किस किस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज को शुरू कर रहा हूँ मैं। तो परसेंटेज में कोई भी चीज़ अगर हम 100 में से कैलकुलेट करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम 100 में से कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी परसेंटेज बन जाती है। जैसे अगर मैं बोलूँ 100 में से मैंने 60 मार्क्स लेकर आया हूँ, 100 में से 60 मार्क्स मैंने लिए हैं, तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ बताओ कितने परसेंट मार्क्स मैंने लिए, तो क्या आंसर होगा आपका, सर आपने 60% मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं। अगर मैं बोलूँ आपसे बच्चे मैंने 200 में से 150 नंबर प्राप्त किए हैं, तो बताओ मैंने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं। तो आप बोलोगे सर आपने 200 में से तो लिए हैं 150, तो मुझे चाहिए 100 में से, क्योंकि परसेंटेज किस में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं। तो डिवाइड कर दो 2 से, तो ये बन जाएगा 100, इधर भी डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना बन जाएगा 75। यानी 100 में से आपने लिए 75, तो परसेंटेज कितना हो गया, 75% हो गया। यानी जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन आउट ऑफ 100 करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारी परसेंटेज बन जाएगी। तो कुछ परसेंटेज में आपको लिखाने वाला हूँ, कुछ परसेंटेज में आपको लिखाने वाला हूँ, जिनको आपको क्या रखना है, याद रखना है, जिस तरह से मैं लिखा रहा हूँ। देखो जैसे अगर मैं बोलूँ 25% को अगर मुझे रेशो में चाहना है, रेशो में निकालना है 25%, भिन्न में अगर निकालना है तो क्या बोलते हैं 25% को 1/4। कैसे आए 1/4, एक करके भी बता देता हूँ। 25/100 परसेंटेज को हटा दें तो बट्टे में क्या आता है 100, तो 25 से कटेगा 1/4। तो 25% को क्या लिखते हैं 1/4। अगर मैं इसको आधा करता चला जाऊं, जैसे यहाँ पर 2 से भाग लगा दिया तो ये कितना बढ़ गया 12.5%, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको फिर से हाफ कर देता हूँ तो 6.25% हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 16%, 1/16। तो इस तरह से हमें इनको याद रखना है। जैसे 25% को 1/4, 12.5 को 1/8, 6.25 को क्या लिखेंगे हम 1/16। अगर मैं आपसे बात करता हूँ 66 सही 2/3% को क्या लिखेंगे, तो सर आप बोलोगे 2/3। अब इसको भी आधा करते चले जाओ, इसको अगर मैं आधा करूँगा तो ये बन जाएगा 33 सही 1/3, और 33 सही 1/3 को भी इसको भी आधा कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1/3। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको याद रखेंगे। फिर और आधा करूँगा तो 16 सही क्या हो जाएगा 2/3%, और 16 सही 2/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/6। 16 सही 2/3 को क्या लिख सकता हूँ 1/6। फिर अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, इसको भी हाफ कर दो तो ये बन जाएगा 8 सही 1/3 परसेंटेज, और 8 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं 1/12। ठीक है, तो इस तरह से इनको क्या रखना है, कुछ परसेंटेज हैं इनको क्या रखना है, रेशो में याद रखना है। जैसे 20% हो जाएगा, 20% का क्या होता है 1/5 होता है। एक होता है 14 सही 2/7%, इसको किस में याद रखना है 1/7 में। एक होता है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%, तो इसका हो गया 1/9।
और एक होता है 9 से 1/11%, इसका हो जाएगा 1/11। तो इस तरह से कुछ परसेंटेज हैं, इनको आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में याद रखेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो बहुत सारी परसेंटेजों के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही याद रख लीजिए, क्योंकि जो प्रॉफिट देगा वो हमें इन्हीं में से ज़्यादातर देगा। ठीक है, प्रॉफिट क्या करता है, इन्हीं में से ज़्यादातर देगा। ठीक है, एक होती है 37.5, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3/8। ठीक है, 37.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/8। तो इनको क्या रखना है, आपको याद रखना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम आज के पहला जो क्वेश्चन है, पहला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसको उठाते हैं। ठीक है, कोई भी बेसिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं कि प्रॉफिट दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया तो सीपी निकालो, इस तरह का क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, सर प्रॉफिट दे दिया, सीपी निकालो, एसपी निकालो, इस तरह के अगर क्वेश्चन करने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं यहाँ पर बिल्कुल जो कराऊंगा क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो अब आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, तो आइए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 7/8 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, then there is a loss of 37%. What will be the profit percentage when the same article is sold at 19/12 of its selling price? ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक दुकानदार है, वह किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस के 7/8वें भाग पर बेच देता है। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस के 7/8वें भाग पर बेच देता है तो उसको 37% का नुकसान होता है, लॉस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन की पहली लाइन थी। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। इसमें बोला है कि अगर दुकानदार उसी आर्टिकल को विक्रय मूल्य के 19/12वें भाग पर बेचे तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा, तो क्वेश्चन बहुत सीधा है, देख लेते हैं उसने क्या क्या मुझे दिया है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। उसने दिया है, पहली लाइन में उसने बोला है कि विक्रय वस्तु को बेच किस पे रहे हैं, 7/8 ऑफ एसपी। जब मैं वस्तु को इस मूल्य पर बेचूंगा, विक्रय मूल्य के इस मूल्य पर बेचूंगा तो उसको कितने का लॉस हो रहा है, 37% का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन उसने बोली है कि अगर मैं वस्तु को विक्रय मूल्य के 19/12वें भाग पर बेचूंगा तो बताओ कितने का प्रॉफिट होगा, तो अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पहले 7/8वें भाग पर बेचा तो 37% का लॉस हो गया। अब उसको बेचना है उस वस्तु को 19/12वें भाग पर विक्रय मूल्य की, तो उसको प्रॉफिट निकालना है, उसका प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो जो नीचे 8 लिखा हुआ है और इधर ये 12 लिखा हुआ है, ये इसके लिए वास्तविक मूल्य का काम कर रहा है और ये 12 नीचे वाली लाइन के लिए वास्तविक मूल्य का काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि एक वस्तु का 2 विक्रय मूल्य हो सकता है क्या, एक वस्तु का 2 विक्रय मूल्य हो सकता है क्या, बोलोगे सर नहीं हो सकता। एक वस्तु के लिए 2 विक्रय मूल्य कैसे हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा क्रय मूल्य मानेंगे जो दोनों के लिए क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। 8 और 12 का क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। और 8 और 12 का एलसीएम अगर मैं लूँगा तो कितना आएगा, एलसीएम अगर मैं लूँगा तो कितना आएगा 24, और 24 8 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। तो मान लेते हैं एसपी क्या है, 24 है। मान लेते हैं वास्तविक एसपी क्या है, 24 है। अब उसने बोला है कि इस सेलिंग प्राइस के जब मैं 7/8वें भाग पर वस्तु को बेचता हूं, यानी 24 का 7/8 भाग निकालूंगा
तो इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 8 से कटेगा 3 बार और 7 या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा पहले वाला विक्रय मूल्य। उसके बाद उसने बोला कि अगर इस वस्तु को मैं विक्रय मूल्य के 19/12 भाग यानी 19/12, 12 से काटूंगा 24 को 2 बार और 2 का गुणा होगा 19 से, तो कितना आ जाएगा 38, यानी बाद वाला विक्रय मूल्य कितना हो गया, 38 हो गया। पहले 21 पर बेचा तो लॉस हुआ कितने का, 37% का। अब 38 पर बेचूंगा तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा। तो आपको पता है हमेशा क्रय मूल्य हम हमेशा क्या लेते हैं, सीपी लेते हैं। सीपी कितना लेते हैं, 100 लेते हैं, 100 लेकर चलते हैं। मान लेते हैं कि मेरा क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है और मुझे नुकसान हुआ है 37%। तो 100 का 37% यानी 37, तो 100 में से 37 माइनस करूंगा तो विक्रय मूल्य कितना था, पहली शर्त में कितना था, 100 के अकॉर्डिंग कितना है, 63 है। और लेकिन यहाँ पर कितना है, 21, तो 21 को बराबर करना पड़ेगा 63 के। तो 21 को बराबर करेंगे 63 के लिए तो कितने का गुणा किया, 3 का। 21 को 63 के बराबर करेंगे तो कितने का गुणा किया, 3 का। तो इधर भी कितने का गुणा करना पड़ेगा मुझे बताओ, 3 का गुणा करना पड़ेगा। और 3 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 114। कितना आ गया, 114। अब देखो वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये और विक्रय मूल्य है 114, तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट होगा SP माइनस CP, यानी 114 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा, 14% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 14% का प्रॉफिट होगा। अब बोलोगे सर यहाँ आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया SP माइनस CP, तो इसको परसेंटेज में क्यों लिख रहे हो। तो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, कि मैंने CP यहाँ पर 100 मानी है और 100 में से कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसको सीधा सीधा परसेंटेज में लिखा जा सकता है। अगर मैं 100 में से 20 घटाता हूँ तो 80 आया, तो वो कितना परसेंटेज है 100 का, 80% है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, 14% का। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन में आपने बोला है कि दुकानदार वस्तु को विक्रय मूल्य के 7/8वें भाग पर बेचता है तो उसको लॉस होता है 37% का। अगर वो वस्तु को 19/12वें भाग पर बेचे तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमने पहला स्टेप लिया कि 8 और 12 का क्या ले लिया, एलसीएम लिया। तो हमने एक ऐसा विक्रय मूल्य बना लिया जो 8 के पहाड़े में भी आए और 12 के पहाड़े में भी आए, तो 24 हो गया। तो फिर इसके 7/8 से गुणा किया तो मैंने मान लिया अब एक पहला विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 21। उसके बाद इसको 19/12 से गुणा किया तो ये हो गया 38। तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 114। अब इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इस पर तो हमें लॉस हो चुका है कितने का, 37% का। अब हमारी जो कैलकुलेशन रहेगी वो इस पर रहेगी। क्रय मूल्य है 100, विक्रय मूल्य 114, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 14% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में, बिल्कुल आ गई सर। अगर नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा से देखें क्वेश्चन को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। पहले इसको मिटा देते हैं और तब तक स्क्रीन पर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लगा देते हैं। तो ये रहा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि रेनू बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1240। रेनू ने एक आर्टिकल को 1240 रुपये में खरीदा एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 25%, और उसको 25% के लॉस पर बेच दिया। 25% के लॉस पर बेच दिया। विद दिस अमाउंट सी बॉट अनदर आर्टिकल। अब जो अमाउंट जिस पर उसने बेचा उस अमाउंट से उसने एक और आर्टिकल खरीदा और सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 40%, और उसको 40% प्रॉफिट पर क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो आपसे पूछ रहा है हर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, उसका कुल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हर इंसान अलग अलग तरीका लगा सकता है, कोई से भी तरीके से इसको कर सकते हैं जो आप चाहें।
ठीक है, तो पहली शर्त जो उसने बोली पहले उसको लिख लेते हैं कि उसने उसको ख़रीदा कितने पर है, सीपी कितना है उसका 1240, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ बस कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है इस तरह से क्या, ताकि आप सीपी एसपी अलग अलग से निकालें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन की चाल को समझिए, जब भी इस तरह से वो कॉस्ट प्राइस दे देगा और दो अलग प्रॉफिट और लॉस दे दिए तो उसका मतलब क्या है, वो आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, लेकिन असलियत में कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो आपको घुमा रहा है। हमें सिर्फ जो प्रॉफिट और लॉस दिए हैं उन्हीं से सारी कैलकुलेशन करनी है। तो लेट कर लेते हैं हम पहले मेथड, जो मेथड फर्स्ट है उसमें देख लेते हैं। लेट कर लेते हैं, हमारा सीपी कितना है 100 है, सीपी कितना है 100 है, और इस पर उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है कितने का 25% का, यानी 100 पर 25% का लॉस हुआ है, तो एसपी कितना हो जाएगा बताओ, 75 रुपये होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल हो जाएगा। आपको लेट कर लेना है सीपी 100 रुपये और उस पर 25% का लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 75। अब इस 75 से क्या वो कर रहा है, एक दूसरी वस्तु खरीद रहा है, इस 75 से अब क्या कर रहा है, वो दूसरी वस्तु खरीद रहा है, और उस दूसरी वस्तु को कितने पर बेच रहा है, वो 40% प्रॉफिट पर बेच रहा है। इस दूसरी वस्तु को वो क्या कर रहा है, 40% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो इसका 75 का 40% जब हम निकालेंगे तो 75 का 40%, इसको पहले अनुपात में बदल लेते हैं, तो 40% को अगर अनुपात में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो इससे काटूंगा तो 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा, ये 105। 75 का 2/5 निकालेंगे 30, और 30 को जब इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 105। तो प्रारंभिक में उसने 100 में खरीदी और लास्ट में उसको पड़ा 105, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5 का प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा उसका 5 का। ठीक है, 105 में से 100 को माइनस कर दो, 105 में से 100 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5%। यही क्या है, हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, यही क्या है, हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा लास्ट वाला सेलिंग प्राइस है। तो इससे हमारी कैलकुलेशन बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते हैं, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, और जल्दी अगर करना चाहें तो मैंने जो आपको अनुपात लिखा है, अगर आपको ये मेथड समझ में आए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या रहेगा, एक सक्सेसिव वाला फॉर्मूला रहता है कि अगर आपको प्रॉफिट और लॉस, या प्रॉफिट लॉस या लॉस प्रॉफिट दोनों एक साथ दे दिए जाएं, तो आपसे कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर पूछ लेता है तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगता है, सक्सेसिव वाला क्या फॉर्मूला लगता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हो जाएगा x परसेंटेज प्लस माइनस y परसेंटेज प्लस माइनस XY बट्टे में 100। यहाँ पर भी प्लस माइनस, क्योंकि अगर प्रॉफिट दे रखा है तो प्लस वाली संख्याएं लेंगे, अगर लॉस दे रखा है तो माइनस वाली संख्या देंगे। तो देखिए पहली बार उसको हुआ है -25% का लॉस, तो -25 लिख देंगे। दूसरी बार क्वेश्चन में उसने बोला है 40% का प्रॉफिट, तो 40% लिख दिया। फिर उसके बाद दोनों को देखो, यहाँ पर ये माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस को जब गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, और 25 × 40 और बट्टे में क्या आ जाएगा 100। ये 0 से 0 कट गया, या 25 से काट देता हूँ 4 बार, और 4 से कट गया ये 10 बार। अब यहाँ पर देखिए क्या कैलकुलेशन बन रही है हमारे पास, 25 और 40 तो प्लस का 15%, और माइनस 10% तो कितना आ जाएगा 5%। तो प्लस की संख्या ये तो क्या हुआ है, ये प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं सक्सेसिव वाले मेथड से। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया जाता है। तीसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का, तीसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का, कि जो मैं जब टॉपिक स्टार्ट करा रहा था तो उसमें मैंने कुछ परसेंटेज का इंट्रोडक्शन आपको दिया था, और परसेंटेज कैसे दिया था मैंने, कि कोई भी क्वेश्चन को भिन्न में बदल कर करना है। किस में बदल कर करना है, भिन्न में बदल कर करना है। तो कैसे करेंगे, आपको दे रखा है -25% और दूसरा दे दिया है आपको
प्लस का 40%। तो इनको क्या कर लेते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 2/5। अब देखो, जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो नीचे वाली संख्या तो हमेशा किसको बताती है, सीपी को। नीचे वाली संख्या हमेशा किसको बताती है, सीपी को। और ऊपर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बताएगी, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को बताएगी। तो 4 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का नुकसान हुआ तो विक्रय मूल्य कितने का हो गया, 3 का, यानी 3/4। ठीक है। 5 रुपए की वस्तु थी, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 7 का, यानी 7/5। अब दोनों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 3/4 गुणा में 7/5 ये हो जाएगा 21/25। 21/25। तो यहाँ पर देखिए 21/25, तो यहाँ पर कितने, 20, सॉरी 21/20। 21/20 ये विक्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। कितने में से, 20 में से गुणा कर देंगे 100 का। तो यहाँ से कट जाएगा ये 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 5%। कोई सा भी मेथड आप लगा लो, सभी से आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, आए समझ में तीनों मेथड, जो आपको अच्छा लगे वो मेथड लगा लेना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, दर वाले। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, अ मैन परचेजेज सम नंबर ऑफ एप्पल्स एट द रेट ऑफ 36 फॉर ₹1। एक आदमी किसी संख्या में 36 की दर से 1 रुपये में एप्पल खरीद रहा है। 1 रुपये में 36 की दर से क्या कर रहा है, एप्पल खरीद रहा है। अब हाउ मैनी एप्पल्स फॉर अ ओनर शुड बी सेल टू गेन 44%। अब वो क्या करना है कि उसको 44% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो 1 रुपये में कितने एप्पल बेचेगा। ठीक है, 1 रुपये में कितने एप्पल बेचेगा अगर उसको 44% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, ये आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पहले 1-2 कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर दुकानदार के नज़रिए से मैं अगर देखूँ कि मेरा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना। एक्सपेंस यानी खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणा में दर, यानी कि जितने चीज़ें मैं खरीद रहा हूँ, मूल्य, इसको मूल्य कर देता हूँ, मूलधन समझ लोगे नहीं तो मूल्य हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस बराबर हो जाएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। मतलब अगर मैं 120 या 100 रुपये का अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ, 100 रुपये का मैंने खर्चा किया और वस्तु 20 रुपये की दर से है, वस्तु का जो मूल्य है वो 20 रुपये पर केजी है, तो मुझे 100 रुपये का खर्चा करना है तो कितनी क्वांटिटी चाहिए, मुझे 5 की क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, अगर इस वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है 25 और मुझे खर्चा वापस से 100 करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, यानी कितने की, 4 की। ठीक है, खर्चा क्या करना है, मुझे समान रखना है। खर्चा क्या रखना है, समान रखना है। अगर खर्चा समान रखना है और वस्तु का मूल्य बढ़ चुका है तो क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर वस्तु का मूल्य कम हो चुका है, यानी अगर यहाँ से कुछ और हो जाता, 10 हो जाता, तो यहाँ पर मुझे क्वांटिटी को क्या करना पड़ता, बढ़ाना पड़ता 100 रुपये लाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, काट लेते हैं इसको 4 और इसके कट गया 5। तो यहाँ पर देखिए जो प्राइस और क्वांटिटी में क्या रहेगा, इनवर्स का रिलेशन रहेगा, यानी ये 4:5, तो ये कितना है 5:4। हमेशा प्राइस और क्वांटिटी का जो रेशो रहेगा वो इस तरह के क्वेश्चन में वो क्या रहेगा, इनवर्स वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन दिया है वो इसी तरह से, यानी उसने 1 रुपये में 36 की दर से वस्तुएं खरीदी हैं, तो 1 रुपये यानी कुल कीमत यानी 100%। अब 100% में उसको प्रॉफिट चाहिए कितने का, 44% का, तो इसमें कितना जोड़ दूंगा मैं, 100 में 44 यानी 144 हो जाएगा। ठीक है, 100 में कितना जोड़ दिया, 44, तो 100 में 44 जोड़ा तो 144। जब इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 25 से कटेगा 25 और इधर कितना हो जाएगा, ये 36। ठीक है, 25:36। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि प्राइस का जो रेशो, अब ये प्राइस का रेशो हो गया 25:36,
तो मुझे क्वांटिटी का रेशियो क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा 36/25। तो 25 रुपये में उसने 36 खरीदी, तो 36 में कितनी खरीदेगा 25, तब जाके उसको क्या होगा 44% का प्रॉफिट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 25। आंसर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, दोबारा समझ लो एक बार कि हमारा जो खर्चा है वो बराबर होता है मूल्य गुणा दर के। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि अगर मैं 100 रुपये का खर्चा कर रहा हूँ और वस्तु का जो मूल्य है वो 20 रुपये प्रति केजी है, तो मैं कितने केजी सामान खरीदूंगा 5 केजी, यानी 20 गुणा 5 कितना हो जाएगा 100। अब वापस से क्या कर रहे हैं कि वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ चुका है, वो कितना हो चुका है 25 हो चुका है, और मुझे अब क्या करना है खर्चा वापस से 100 रखना है। तो मैं क्या करूँगा सॉरी, तो मैं क्या करूँगा 25, मैं अब यहाँ पर क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी क्योंकि मूल्य बढ़ चुका है। तो 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा 100। तो वही चीज़ है, जो प्रारंभिक जो मूल्य हम कुल मानते हैं वो हमेशा 100 मानते आ रहे हैं, हमेशा जो वास्तविक मूल्य है वो क्या है 100 है, 100 ही माना है। जितने भी क्वेश्चन अब तक किए हैं मेरे, तीसरा क्वेश्चन है, हमेशा जो प्रारंभिक मूल्य हमेशा क्या होता है वास्तविक मूल्य 100% रहता है, यानी ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा 144%, क्योंकि 44% उसको क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए। तो 100 में 44 जोड़े तो कितना हो जाएगा 144, काटा इसको तो 25/36 क्या हो गया, इसका मूल्य का क्या हो गया, मूल्य का क्या हो गया अनुपात हो गया। तो इसी तरह से अगर मूल्य का अनुपात 25/36 तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा दर का अनुपात हो जाएगा, क्वांटिटी का अनुपात हो जाएगा, यानी 36/25, 25 के लिए 36, तो 36 के लिए कितने हो जाएगी 25 क्वांटिटियाँ चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई जी सर, बिल्कुल आ गई समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है ऑन सेलिंग 140 आर्टिकल्स फॉर ₹360, on selling 140 articles for ₹360, a person bears a loss of 36%. How many articles he should sell for ₹198 to earn a profit of 54%? तो एक दुकानदार क्या करता है 140 आर्टिकल 360 रुपये में खरीदता है, तो उसको कितने का नुकसान हो रहा है 36% का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है 36% का नुकसान हो रहा है। अब देखिए वो पूछ रहा है कि 198 में वो कितने आर्टिकल खरीदे या बेचे, कितने आर्टिकल बेचे कि उसको प्रॉफिट कितने का हो जाए 54% का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे इसको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। यहाँ पर वस्तु 1 दे रखी है, वस्तु 1 का मूल्य दे रखा है पहला, और हानि दे रखी है पहली हानि। ठीक है, वस्तु 2 निकालना है, मूल्य 2 दे रखा है और हानि लाभ 2 दे रखा है। यही दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, यही दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी आपको कोई भी चीज़ निकालनी है, जैसे यहाँ पर आपको वस्तु 2 निकालना है, वस्तु 1 कितनी दे रखी है 140, मूल्य दे रखा है 360 और हानि दे रखी है कितने की 36% की, तो 36% लिख दिया। मूल्य वस्तु 2 x है, मूल्य 2 दे रखा है 198। ठीक है, मूल्य 2 कितना दे रखा है 198, तो यहाँ पर लाभ 2 कितने का हो रहा है 40% का, 54% का, तो फिर 54% लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको निकालनी है वस्तु 2, तो वस्तु 2 निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे क्या, वस्तु 1 यानी पहली वस्तु गुणा में दूसरी वस्तु का मूल्य, गुणा में दूसरी वस्तु का मूल्य, मूल्य 2 गुणा में 100 माइनस हानि पहली, और बट्टे में कर देंगे मूल्य पहला और इनटू कर देंगे 100 प्लस लाभ दूसरा। इस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर हम निकालेंगे। कैसे देखो, वस्तु 1 कितनी है 144, इनटू मूल्य दूसरा कितना है 198, 100 माइनस हानि यानी 100 में से 36 गए तो
64 बट्टे में मूल्य पहला कितना है 360 और इनटू कर देंगे 100 प्लस लाभ यानी 154 का। अब जो कट रहा है वो काट लेते हैं। देखो क्या क्या कट रहा है, ये 0 से 0 कट रहा है, 14 से कटा ये 11 बार, ठीक है, 11 से कट गया ये 18 बार, 18 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 32 बार। तो वस्तु 2 कितनी आ गई 32 वस्तुएं आ चुकी हैं। वस्तु 2 कितनी हो जाएंगी 32 हो जाएंगी। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आए कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इस तरह से, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि इस वाले मूल्य का गुणा होगा इसके साथ और इस वाले मूल्य का गुणा होगा इसके साथ, ये तो साथ में ही आ जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, इतनी मेहनत यहाँ पर की जा रही है आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।